तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है और उन एक्टिविटीज़ को हम सम्मिलित रूप से लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये एक्टिविटी कौन कौन सी है? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है? तो वो निम्न एक्टिविटीज़ करता है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को हम सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? तो लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर, चूँकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड आ जाएगा, उसमें हम बात कर लेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। और पार्ट नंबर फोर्थ है, उसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन के बारे में। उसके बाद जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, और रिप्रोडक्शन है वो उससे अगला चैप्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है लाइफ प्रोसेस। कहते किसे हैं? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल। उनके सर्वाइवल के लिए और जो ये एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन। जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है वो कौन कौन से है? तो फर्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। यानी कि इस चैप्टर में हम है वो इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी हो गई लाइफ प्रोसेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। इसमें से सबसे पहले इस पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, किससे? फूड से, और उनको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूटिलाइज करता है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यू, और उनके जो टिश्यूज है उनको रिपेयर करने में और उनको बिल्ड करने में यूज करता है। न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ लिविंग बॉडी। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग बॉडी है उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज आर मटेरियल्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। और ये वो मटेरियल होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ उनके बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, और कुछ उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसके लिए काम में आते हैं। अब आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है? तो मेनली यहाँ पर न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कहलाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फूड है उसको लेता है, यानी कि फूड लेने का जो प्रोसेस होता है, फूड एक्वायर करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इट मीन्स मेथड ऑफ प्रोसेसिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सेम प्रोसेस। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही प्रोसेस से फूड ऑब्टेन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल टू हेल्प सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसे सारे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया है उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और जिससे ये अपना फूड है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट आ जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन
का मतलब है कि इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बाहर से फूड है वो एक्वायर नहीं करना पड़ता, उसकी बॉडी में अपने आप फूड है वो सिंथेसाइज हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जैसे समस्त जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बाहर से फूड लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल फूड मटेरियल है उनको इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। दीज ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉपिक। और ये क्या करते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहलाते। जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जिसे सारे हरे पादप और कुछ बैक्टीरिया। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किसमें पाया जाता है? सारे ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया, कौन से? सल्फर बैक्टीरिया या जो आयरन बैक्टीरिया है उनके अंदर भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब आ जाता है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है? तो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें फूड बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी बॉडी के अंदर अपने आप फूड प्रिपेयर हो जाता है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। It is a complex process by which green parts of the plant synthesize organic food। तो ये एक प्रोसेस है, प्लांट के न्यूट्रिशन के अंदर एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक फूड को। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो ग्रीन प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा से लिया जाता है, और वाटर किससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? रूट से। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। एक तो सन एनर्जी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो 6CO2 प्लस के 6H2O ये बना देगा C6H12O6। ये क्या है? तो ये ग्लूकोज है, शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है। और प्लस के क्या बन जाएगा? तो प्लस के बन जाएगा 6O2। क्या बन जाएगा? 6O2 यानी कि ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगी जो रिलीज होगी। यानी कि प्लांट्स है जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में उपस्थित स्टोमेटा की हेल्प से एब्जॉर्ब करेंगे और रूट की हेल्प से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उन्हें चाहिए क्लोरोफिल और सन एनर्जी यानी कि सनलाइट चाहिए, तब वो फूड प्रिपेयर कर देंगे शुगर या फिर ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और क्या रिलीज कर देंगे? ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। और ये सारा का सारा प्रोसेस है वो कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। The equation clearly indicate that the raw material for photosynthesis are carbon dioxide and water। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? तो एक तो चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या चाहिए? वाटर। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो अभी सिंथेसाइज हुआ है इसको यूटिलाइज कर दिया जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली। और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है जो अभी यूज नहीं हुआ है इसको भविष्य में फ्यूचर में यूज के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। It serves as the internal energy reserve and
and is used by the plant when energy is required। तो ये किसके रूप में यूज किया जाएगा? जब ये एनर्जी रिजर्व के रूप में रखा जाएगा और जब प्लांट को एनर्जी चाहिएगी तब इसको यूज कर लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो फूड है वो किसके रूप में स्टोर रहता है? तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन सर्व एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज व्हेन रिक्वायर्ड इन एनिमल्स। और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फूड है वो किसके रूप में स्टोर रहता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं? मेजर इवेंट दैट ऑक्यूर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, जो मेजर इवेंट होते हैं वो निम्नानुसार है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल है वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड जो प्रोसेस आएगा वो आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किस में रिडक्शन कर दिया जाएगा? इसका कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन कर दिया जाएगा। द एबो स्टेप में और मे नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। और ये जो स्टेप्स है वो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही हो। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो कुछ डेजर्ट प्लांट है वो नाइट में भी कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेते हैं और वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो प्रिपेयर कर देते हैं। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड एज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे बाय द क्लोरोफिल। और ये जो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है ये किसके ऊपर एक्ट करता है? क्लोरोफिल के द्वारा दिन में जो सनलाइट एब्जॉर्ब की गई है उसके ऊपर ये एक्ट कर देता है। अब फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स है इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्लोरोफिल है वो डबल मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर खुद का डीएनए भी पाया जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर कुछ सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस सिक्के लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? थाइलेकॉइड कहा जाता है। बहुत सारे थाइलेकॉइड है वो इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं? ग्रेनम बना देते हैं। और ग्रेनम है वो आपस में जुड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? तो वो इंटर ग्रेनम का यूज करते हैं। तो लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन ऑफ अ प्लांट के अंदर लीव्स है वो मेजर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। प्लांट है उनके अंदर बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है लीव्स के फॉर्म में। वस्कुलर टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई एंड अपरेटस फॉर गैसेज एक्सचेंज। और प्लांट के अंदर क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि फूड और वाटर सप्लाई का काम करते हैं और कुछ अपरेटस होते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं। लीव्स कंटेन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनेल्स होता है और उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वह साइट है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको प्लांट का किचन भी कहा जाता है। एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। और इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम एक लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन देखें यानी कि लीफ है उसको काट कर देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो इंटरनली अ लीफ कंटेंस फॉलोइंग मेन पार्ट। तो एक लीफ के अंदर निम्न पार्ट होते हैं। सबसे पहला आ जाता है एपिडर्मिस। लीफ के अंदर सबसे बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इट इज द आउटर मोस्ट वन सेल थिक लेयर ऑफ द लीफ एंड कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट।
ये सबसे बाहर सेल की एक बनी हुई थिक लेयर होती है लीफ के अंदर, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अपर एपिडर्मिस डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो कहलाता है अपर एपिडर्मिस, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लीफ टिश्यू, और ये जो अपर एपिडर्मिस है वो इंटरनल लीफ टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करती है बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू इवापोरेशन। तो ये कैसे करती है? तो ये वाटर लॉस, जो एक्सेसिव वाटर लॉस है इवापोरेशन के द्वारा, उसको प्रिवेंट करके। लोअर एपिडर्मिस कंटेन स्टोमेटा विच हेल्प इन द गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट, और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो सेकंड आ जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जो कि गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं। वाटर भी इवापोरेट है वो इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। दीज आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। दे अलाउ गैसेज टू एंटर एंड एग्जिस्ट द लीफ, वो क्या अलाउ करते हैं? तो वो गैसेज को अलाउ करते हैं एंटर होने और एग्जिस्ट करने मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में तेजी से गैसेज है उनको एक्सचेंज करने का काम है वो कौन करते हैं? स्टोमेटा। थर्ड जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो है गार्ड सेल। गार्ड सेल है वो स्टोमेटा के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर बीन शेप्ड सेल, ये बीन शेप्ड सेल होती है दैट फ्रेम द स्टोमेटल ओपनिंग, और वो किसको कंट्रोल करती है? तो स्टोमेटल ओपनिंग है उसको कंट्रोल करती है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव सेल वॉल, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। तो एक लीफ है उसका ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। लीफ क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहरी जो लेयर होती है ये अपर लेयर होती है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस भी दो प्रकार की होती है, एक तो अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस ये ऊपर की साइड में है, ये तो क्या कहलाएगी? अपर एपिडर्मिस, और ये जो नीचे की साइड में है ये क्या कहलाएगी? लोअर एपिडर्मिस कहलाएगी। लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है, जबकि नॉर्मली अपर एपिडर्मिस है उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। स्टोमेटा जहाँ पर पाया जाता है, जैसे ये स्टोमेटा है तो स्टोमेटा की अंदर की तरफ है वो सेल पाई जाती है और उन सेल को क्या कहा जाता है? गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल है वो स्टोमेटा को ओपन करने और क्लोज करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं? स्टोमेटा ही है जो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, प्लस वो वाटर है उस वाटर को ट्रांसपिरेशन करते हैं। वाटर का लॉस होता है किसके माध्यम से? तो वो स्टोमेटा के माध्यम से। तो स्टोमेटा है उसको ओपन और क्लोज करने का काम है वो करते हैं। ये जो इसकी तरफ अंदर की तरफ होती है गार्ड सेल, वो गार्ड सेल करती है। एक स्टोमेटा है उसकी स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा है वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। इसको आप डायग्राम सहित है वो समझाइए, तो डायग्राम भी आपके इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो अंदर की तरफ सेल्स होती है इन सेल्स को गार्ड सेल कहा जाता है। जब गार्ड सेल है इस गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाता है, तो वाटर भर जाने के कारण ये गार्ड सेल है वो फूल जाती है, टर्जिड स्टेज में आ जाती है, फूल जाती है, और फूलने के कारण ये जो स्टोमेटा है वो कैसे हो जाते हैं? तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब बाहर से गार्ड सेल के अंदर वाटर आ जाता है तो वाटर आने के कारण गार्ड सेल है वो स्पीत अवस्था में आ जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के कारण स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। जब इसके अंदर से वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, वाटर बाहर चला जाता है, तब ये वापस क्या हो जाती है? तो वापस कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के कारण, रिलैक्स होने के कारण स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम है वो किसका होता है? गार्ड सेल का। वाटर डिफ्यूज इनटू गार्ड सेल विच कॉज देम टू ओपन। जब वाटर है वो गार्ड सेल के अंदर डिफ्यूज होता है तो इसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ऑन हॉट ड्राई डेज, जब हॉट और ड्राई डेज होता है द गार्ड सेल हैव लेस वाटर, तब गार्ड सेल के अंदर वाटर कम होता है। दे रिलैक्स एंड द स्टोमेटा क्लोज, वो रिलैक्स होती है और स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोमेटा है वो खुलना और बंद होना ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। अलॉन्ग विथ गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस,
आल्सो ऑक्यूर थ्रू स्टोमेटा। गैसेज एक्सचेंज के साथ साथ जो वाटर लॉस होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो ट्रांसपिरेशन भी किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। सो प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा व्हेन दे डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो क्या कर देते हैं? स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। एंड वांट टू कंजर्व वाटर, और वो वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो किसके कारण होती है? तो जो गार्ड सेल है उनकी टर्जिडिटी है उसको उसमें चेंज होने के कारण होती है। अ प्लांट सेल इज सेड टू बी टर्जिड व्हेन इट इज फुल्ली इन्फ्लेक्टेड विथ वाटर ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट इन इट। एक प्लांट सेल है वो टर्जिड कहलाएगी, स्पीत कहलाएगी, फूली हुई कहलाएगी जब उसके अंदर पूरी तरह से वाटर भरा हुआ हो और वाटर के अंदर क्या हो? हाई शुगर कंटेंट हो। व्हेन गार्ड सेल आर टर्जिड स्टोमेटल ओर ओपन। जब गार्ड सेल है वो टर्जिड होती है तो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाते हैं। एंड व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर, जब गार्ड सेल है वो वाटर को लॉस कर देती है तब ये क्या हो जाती है? श्रिंक्स हो जाती है। द स्टोमेटल पोर क्लोज, और स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अगला आ जाता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, कौन कौन सी कंडीशंस है वो नेसेसरी है। वेरियस एक्सपेरिमेंट हैव शोवन दैट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। आप है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए हुए हैं वो शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल है वो बहुत ही जरूरी है। पहला आ जाता है सनलाइट। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट है उसको अफेक्ट करता है सनलाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, कितनी देर तक सनलाइट मिल रही है उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। और सेकेंड आ जाता है क्लोरोफिल, अ ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर एक मेटल भी पाई जाती है, उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल है वो नेसेसरी होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक प्लांट कहाँ से एक्वायर करता है। raw material of photosynthesis. Following raw materials are essential to carry out the process of photosynthesis in plant. प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो रॉ मटेरियल है वो ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है। 0.04% है वो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट है वो ले लेता है किसके माध्यम से? स्टोमेटा से। और दूसरा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन रिलीज कर देता है? तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं और कौन सी रिलीज कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। और प्लांट है वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखना, प्लांट के अंदर दो प्रोसेस पाए जाते हैं, एक तो होता है रेस्पिरेशन और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। कई बार पूछा जाता है कि प्लांट है वो रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं? तो प्लांट है वो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। रेस्पिरेशन है वो 24 आवर तक चलता रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस है वो केवल दिन में ही होता है। अब ऐसा क्यों है कि फोटोसिंथेसिस केवल दिन में ही होता है, रात को क्यों नहीं होता? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए और सनलाइट है वो केवल और केवल कब होती है? दिन में ही होती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज की जाती है बाय ऑर्गेनिज्म एंड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, और लीफ के अंदर एंटर हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू। लेटर आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस। जो लीफ है उसके अंदर बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हमने स्टोमेटा कहा है, और स्टोमेटा है उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ स्टेम्स लीव्स एंड रूट आल्सो कंट्रीब्यूट इन द गैसेज एक्सचेंज। लीव के अलावा जो स्टेम्स है उनकी सरफेस और रूट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है गैसेज एक्सचेंज में। दूसरा आ जाता है, सेकेंड आ जाता है वाटर। तो वाटर है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉइल के अंदर जो वाटर है, प्रेजेंट वाटर है, उसको रूट है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और रूट एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू है वो कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देगी, लीव्स तक। तो इट इज एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द लीव्स एंड देन द फोटोसिंथेसिस सेल, और उसके बाद ये कहाँ पहुंचा दिया जाता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर। द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएंगे टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो किस में टूट जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, और इसे हम वाटर का फोटोसिंथेसिस कहेंगे। हाइड्रोजन आयन आर यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 इज गिवन ऑफ एज बाई प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देंगे, किसमें रिड्यूस कर देंगे, तो वो रिड्यूस कर देंगे ग्लूकोज के अंदर। कुछ अदर मटेरियल्स है वो भी चाहिए, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। कुछ अदर मटेरियल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम ये भी कहाँ से लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी होता है, एंड अदर कंपाउंड, और कुछ अदर कंपाउंड के लिए। इट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, और इनको जो लिया जाता है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के रूप में लिया जाता है, और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या कभी कभार ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी लिया जाता है जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे राइजोबियम, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स हैं उनके अंदर गुलिकाओं के रूप में, नोड्यूल्स के रूप में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस के रूप में, और वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके देते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके प्लांट को दे देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में फिक्सेशन करते हैं। अब सेकंड टाइप आ जाता है वो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं होता, उनकी बॉडी में अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं होता, उन्हें फूड से बाहर से इंटेक्ट करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, बाहर से फूड है वो लेते हैं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, क्यों अर्थ के ऊपर एनर्जी का मेजर सोर्स है वो है सन, और सन की जो एनर्जी है उसको फूड में कन्वर्ट करने का काम है वो प्लांट्स करते हैं। और हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन के मोड में ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते। हेट्रोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स। तो जो हेट्रोट्रॉप है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए। ऑटोट्रॉप्स मतलब हरे प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनसे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। फॉर दिस सच ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटेलाइस्ट कॉल्ड एंजाइम, और इस एनर्जी को यूज करने के लिए उनके अंदर कुछ बायो कैटेलिस्ट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। द हेट्रोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप
अवेलेबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है फूड के टाइप पर, अवेलेबिलिटी और फूड लेने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर। कुछ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसके एग्जांपल हो जाते हैं हर्बीवर्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट इंक्लूड इन हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 मेन टाइप। और जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसको हम 3 मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन आते हैं, तो पहला आ जाता है हर्बीवोरस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट प्लांट से अब फूड है वो ऑब्टेन करते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस है उनसे फूड एक्वायर करते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। एंड ओमनिवोरस, ओमनिवोरस उन्हें कहा जाता है जो प्लांट से भी फूड ऑब्टेन कर लेते हैं और हर्बीवोरस है उनको खाकर भी फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, उनको ओमनिवोरस कहा जाता है। पासेस द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इन हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस है उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड पाया जाता है। Complex food molecule are taken in and then broken down into simple and soluble molecule in this type of nutrition। इस प्रकार की न्यूट्रिशन है उसमें कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल है उसको लिया जाता है बॉडी के अंदर और फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में और फिर उससे एनर्जी एक्वायर की जाती है। कुछ एग्जांपल हो जाते हैं जैसे अमीबा, काऊ, गॉड, कैट, ह्यूमन बीइंग, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेकेंड टाइप आ जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सड़े गले जो मृत डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिके करके उनसे अपना फूड है वो एक्वायर करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। दीज ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, और ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है उनको बॉडी के बाहर ब्रेकिंग डाउन करते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई का एग्जाम्पल आ जाता है मशरूम आदि। ये क्या करते हैं, तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना फूड एक्वायर करते हैं और उनको डीकम्पोज करने का काम भी करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एनवायरनमेंट के क्लीनर। इनको एनवायरनमेंट के क्लीनर भी कहा जाता है। थर्ड आ जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, यानी कि जिसके ऊपर रहते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर चिपके रहकर या बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड है वो प्राप्त करते हैं और जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं उस होस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि उसको मारते नहीं है, केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। इस प्रकार का न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। पैरासाइटिक आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स है उनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं होस्ट। टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, बिना मारे उनसे अपना क्या प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन। जैसे प्लाज्मोडियम, लीच, टैपवर्म, प्लांट लाइक, तो प्लांट जैसे कस्केटा है, अमरबेल है, अमरबेल जिस प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है उसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट रहकर वो अपना फूड एक्वायर करती है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो अमीबा है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता। जब इसके पास कोई फूड पार्टिकल होता है तो ये फूड पार्टिकल है उसको अंदर लेने के लिए एक फॉल्स फीड का निर्माण करता है। फॉल्स फीड को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इस प्रोजेक्शन को फॉल्स फीड या फिर स्यूडोपोडिया कहा जाता है। और इस फॉल्स फूड से ये फूड वैक्यूल है वो बना लेता है और फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद उस फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ अननेसेसरी फूड पार्टिकल है उसको ये क्या कर देता है, तो वो फूड वैक्यूल के रूप में ही वापस एक्सक्रिएट कर देता है। तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक होता है। इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये किससे
न्यूट्रिशन करता है तो सूडोपोडिया के हेल्प से करता है। सूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है। इट इनगल्फ द फूड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सेल सरफेस। जब कोई फूड पार्टिकल है वो सेल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब ये उसको अपनी बॉडी के अंदर है वो ले लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है, जो कि प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। सूडोपोडियम फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। सूडोपोडिया है वो फूड पार्टिकल के चारों ओर गिर जाता है और क्या बना देता है? तो वो फूड वैक्यूल बना देता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स फूड है उसको स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है एंड गेट्स रेडिली एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अब्जॉर्प्शन। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इज रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। विच रिपर्ट्स सडनली एट एनी प्लेस एंड एलिमिनेट्स आउट द अनडाइजेस्ट फूड ईगेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ईगेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? इंजेशन कहलाएगा। इंजेशन में ये फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ले रहा है। सेकंड प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस हो गया। थर्ड है प्रोसेस उसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ प्रोसेस है वो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड के न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के पूरे अलग अलग पार्ट है उस पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ईगेशन कहलाएगा। पैरामीशियम इज अनोदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है विच हैज़ डेफिनेट शेप, उसकी शेप फिक्स होती है। द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट ऑन इट, और ये फूड है वो अंदर लेता है एक फिक्स स्पॉट से। फूड रीचेज दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और फूड इसके स्पेसिफिक स्पॉट तक सीलिया के हेल्प से पहुंचाया जाता है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और जो कि उसकी पूरी की पूरी सेल है उसकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो सीलिया है वो स्पेसिफिक स्पॉट है, वहां तक फूड पार्टिकल है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया है न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर। इससे अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में।